say like undergrad के grad के students they are doing and they are writing research papers, but हमें unfortunately पता ही तब चलता है जी, या तो हम fortunately और unfortunately कोई FIP ऐसा ले लें जो research पे होता है, या फिर हमें MS में जाके या PhD में जाके पता चलता है, वो भी उतनी guidance नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए. Instead we have to search on it on, और जो जितना कर लेता है, जो थोड़ी बहुत भी इनपुट देता है, वो फिर आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि एक नए AI ओपन LLM being introduced by a पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि यूके के अंदर है, अकल्ब नेम. तो वही चीज़ है कि जो लाइक करता है इन चीज़ों को देखता है, तो वो फिर कुछ ना कुछ वो स्टैंड आउट कर ही जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इफ़ वी ऑल आर CS स्टूडेंट्स, SC स्टूडेंट्स, AI स्टूडेंट्स, बट वी डोंट नो अबाउट रिसर्च पेपर दैट मैटर्स द मोस्ट इन रिसर्च और आपकी डिग्री के अंदर, आपके आगे करियर के अंदर. So we are here, we are starting it. Hello, I am Zoha Waheed, GDGOC organizer at ComSets Lahore. I'm software engineer, last year student in ComSets. Beyond that, I have been Harvard HMS certified with 2 professional courses. Then I was intern in NetSol. I have done project with Texel. Full time, I have done job in Wix Engineering Experts and with Harvard student, and I have been academical researcher for Howard professor. So yeah, this is just a fun line that I may take AI job. हर कोई बात करता है AI आपकी job ले लेगा, तो why not we take AI's job? तो इस पर बाद में आते हैं. Let's go ahead. Why and what is AI paper reading club? It is basically the वही जो हमने अभी बात की कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि नो वन टेल्स अस अबाउट रिसर्च पेपर्स, और हम समझते हैं कि रिसर्च पेपर्स आर रिटन फॉर प्रोफेसर्स, आर रिटन फॉर द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च, बट ऐसा नहीं है. रिसर्च पेपर्स आर रिटन फॉर द बिल्डर्स, जो द पीपल हु हैव ब्रेन, द पीपल हु थिंक्स कि अच्छा ठीक है, अगर ये लाइन किसी ने लिख दी है तो ये क्यों लिखी गई है, और इसके अगर काउंटर पार्ट सोचा जाए तो क्या हो सकता है. जैसे वी यूज्ड टू स्टडी इन केमिस्ट्री कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया और उसके बाद अचानक से वी हर्ड कि नहीं, रदरफोर्ड का मॉडल डिक्लाइन हो गया बिकॉज बोहर सेट कि नहीं, इससे अच्छा भी मॉडल हो सकता है. तो दिस इज़ वाई रिसर्च पेपर इज़ बीइंग रिटन. अगर आप समझते हैं कि यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन थिंक कि अच्छा ये लाइन ऐसी नहीं ऐसे भी हो सकती है, तो इट मीन्स this is the line you are missing, or you have to go with that, or they are the blueprints of everything. Even ChatGPT की अगर हम बात करते हैं, Gemini की बात करते हैं, they are all built on paper. TensorFlow built on papers. Every single innovation in your phone, your laptop, your apps, it all started as paper. Someone decided to read, yeah, someone decided to make it happen. उसके बाद how does AI paper reading club works? ये सबके लिए it's for beginners, it's for practitioners to stay updated with the latest trends. लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि हमें पढ़ना भी आ रहा है कि नहीं आ रहा. लाइक वी नो व्हाट इज बीइंग रिटन, हाउ इज बीइंग रिटन, व्हाट इज नेसेसरी फॉर द राइट अप्स, और ये सारी चीज़ें. देन वी कैन से कि व्हाइल यू कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम इंडिविजुअली, आप अभी लाइक व्हाई इज दिस बीइंग हैपनिंग, आप देखते हो क्या चीज़ें किस तरह होती हैं. इट्स नॉट स्टॉपिंग. आपको जब समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा, एंड देन यू हैव टू गो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, नॉट टू स्टॉप एनीवेयर. And tonight you took the first step. That is a big thing. उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास ये चलेगा किस तरह, एंड वाई इट इज़ बीइंग थॉट फॉर रमदान. अब रमदान के अंदर इट्स वेरी टफ कि आप किसी फिजिकल इवेंट में जाओ, जाकर अटेंड करो, सेशंस लो, लैब्स लो. सो इट इज़ बीइंग डिज़ाइन कि अच्छा ठीक है, ये इशा के बाद वाला टाइम इज़ अ बिग थिंग. हमारे पास फ्री टाइम होता है, तो वाई नॉट यूटिलाइज इट इन अ वीक कि अच्छा 1 घंटा हम निकालें एंड वी रीड रिसर्च पेपर एंड हैव अ डिस्कशन ऑन इट. तो अभी जो हमारा पहला है दैट इज जेमिनी 1.4 1.5, अनलॉकिंग मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस मिलियंस ऑफ टोकन्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कि वी हैव अ स्पीकर एंड एआई इंजीनियर फ्रॉम इन्वोजोन, वो भी आपको बता रहे होंगे. उसके अलावा व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वो भी अभी हमने डिस्कस कर ली कि वंस वी नो कि एक पेपर को पढ़ते कैसे हैं, सारी चीज़ें किस तरह होती हैं, देन ऑफ कोर्स वी विल बी अपॉन अ पॉइंट कि वी विल बी राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च. हम अपनी रिसर्च को शेयर कर रहे होंगे. दिस इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस, और हमें सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द स्टूडेंट्स बियॉन्ड अस. अच्छा, अब इस एआई पेपर रीडिंग क्लब का आज़ादी बाद देयर शुड बी सम एंड गोल. तो हमने देख लिया, हम सीख तो रहे हैं, बट देयर आर स्वैग्स फॉर द पीपल जो कि ये 3 चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने तीनों एआई पेपर रीडिंग सेशंस अटेंड करने हैं. आपने अपना एक्सपीरियंस medium.com का सबको पता होगा, जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, यू हैव टू राइट योर एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट यू लर्नड. तो इसीलिए अच्छे से नोट्स लेने हैं, और जो तीनों
जो है सेशंस के नोट्स लेके वी विल बी शेयरिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन मीडियम, और जो फर्स्ट 7 peers वुड बी डूइंग दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्वैग्स फ्रॉम GDGOC कॉमसेट्स लाहौर. तो या इट्स अ बिग थिंग फॉर यू. उसके बाद if you want to continue, if you are not part of GDGOC ComSets, and if you are not part of any community, so you can join Google AI community by the link जो कि given है bit.ly/GDGOCWA. No, it is not only for ComSet students only. ये बस ये है कि जो भी फर्स्ट 7 peers would be sharing these things in the LinkedIn और अपने मीडियम के जो ब्लॉग्स हैं, they will be sharing upon their experience. तो first 7 people will be eligible. उसके बाद that's a kick off. Before we welcome our host for today, Ahmed Irfan, we have Aliza Zulfikar, जो कि आपको पेपर के अंदर जो मेजर पॉइंट्स हैं ना, लाइक 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स हैं मेन, ताकि अगर कोई बिगिनर हमारे साथ है तो वो मिस आउट ना करे, वो भी चीज़ों को साथ साथ कवर अप करें. देन वी विल बी कंटिन्यूइंग द एक्चुअल सेशन. सो Aliza, are you here? Okay, Aliza, you can continue. Not yet. I don't think so.
Thank you so much, Eliza. Let's welcome Sir Ahmed Irfan, our renowned engineer from Invozone. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hope you're doing great. Let's start with the research paper we have selected. Yeah, sure. Okay. Thanks for the introduction on AI. I'd like to get a little bit of understanding कि हमारी जो audience है वो कौन से किन semesters को belong करती है, so I can know कि कितने layman terms में मुझे explain करना है. Okay, so basically it's almost सारे CS और SCAI ही backgrounds हैं, but mostly there are FIP like final year students who are doing their FIP, but there are some beginners too, so we have to take them along too. थोड़ा सा kick off इसलिए रखा गया था so they can get it up, but you can continue like intermediate from complex to somehow beginner level. Okay. Sure. So is my screen visible? No, not yet. Let me try this. Okay, how about now? Not yet. Could you check do I have the correct access authorization to do that? Vakar, can you make him the co-host? Yes, I did. Mohammed Irfan. I guess you have. Of your paper, then he may repeat the same mistake, right? So it's important कि आप इस ऐसे reliable resources से confirm करें. Secondly, मैं बताऊंगा कि जो core components होते हैं आपके research paper के अंदर, सबसे पहले तो होता है abstract. This is the very first paragraph of your research paper, and this is kind of a summary, and it tells you right off the bat कि आपका इसके research paper के अंदर goal क्या था, and the model they made use of, the data set, the performance results that came in the end, और इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि whether it's relevant to your work or not. The second thing you want to see before selecting or finalizing this paper is the limitations and future scope. ये usually आप research paper के end पे पाया जाता है, और इसका idea ये है कि since you're taking help from other research paper and build upon those papers, then the responsibility also falls upon you कि आप exact same काम करें, और मजीद अगर limitations और constraints हैं आपके काम के अंदर, और अगर कोई मजीद gaps हैं उन limitations की बदौलत, तो आप inform करें, because the other person, if he has this information, then he has further argument that he can build upon. He can further improve your work. So limitations and future scope can limitations and constraints can be anything. It can be time constraint. For instance, after final year project here, so it would take you approximately 1 year. So this is a kind of a constraint. On the other hand, आपके पास resources भी कम हो सकते हैं. Computational power, for instance, अगर आपने कोई model train करना है, so maybe you don't have enough CPUs or GPU to do that. So ये section आपने जरूर देखना है. And then they're also going to suggest कि in our case हमारे पास ये resources नहीं थी. It's possible कि अगर आप उनके काम के ऊपर मजीद build करें, then you have those resources. Yeah, you have that resource, that element, or for in a new approach that they didn't think along. So these are the key two things: the abstract and the future scope. You should always look into before finalizing a research paper that you're going to read.
आफ्टर दैट व्हेन यू फाइनलाइज्ड योर रिसर्च पेपर, तो आपने फिर उसके अंदर मेजर एक मॉडल आर्किटेक्चर देखना है. इन मॉडर्न डे इट्स वेरी लाइकली कि एक नया मॉडल नहीं उठाया जाएगा. इट्स गोना बी अ मॉडल जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ओपन सोर्स हो क्लोज सोर्स हो, आइदर वे आपने देखना है कि मॉडल जो है उसकी बुनियाद क्या है, उसके जो अंदर आर्किटेक्चर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी नेचर है, आपने वो ज़रूर समझनी है. उसके बाद जो मजीद रिसर्च की जाती है, दोज आर बेसिकली रैपर्स. थोड़ी थोड़ी addition की जाती है और कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर ओवरऑल मिलके इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं. तो इसके अंदर मॉडल के पैरामीटर्स आपने देखने होते हैं, मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स जो आपने डेटा फीड किया है मॉडल को, तो मॉडल ने उस डेटा को कैसे असेस किया, whether your model was, for instance, it was a time series model or not. तो इस तरह से आपने अंदाजा लेना होता है कि आपका जो मॉडल आर्किटेक्चर है वो उसकी नेचर क्या है. Secondly, it's going to be the methodology. After that, what comes into play is not just whether you have enough data, but also whether the data that you have is sufficiently rich or not. कि उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी या नहीं. तो it comes into the domain of data engineering or feature engineering and the whole AI umbrella. तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी कि जो डेटा सेट फीड किया गया और जो आपके पास डेटा सेट है, तो उनके आपने कंपेयर ज़रूर कर. एंड जिस तरतीब में वो डेटा को रिस्ट्रक्चर किया गया, उसमें से इम्पोर्टेंट फीचर्स फिल्टर आउट करके आपने मॉडल को फीड किया, तो यू मस्ट लुक इनटू दैट एज वेल कि जब मॉडल को फीड किया गया तो उसकी ट्रेनिंग कैसे की गई, वेदर वो टेक्स्ट पे ट्रेन हुआ है, ऑडियो पे ट्रेन हुआ है, वीडियो पे ट्रेन हुआ है, और जो स्ट्रक्चरिंग थी डेटा की वो क्या थी, डेटा की नेचर क्या थी, किस डोमेन की थी, हेल्थ केयर का डेटा था या नहीं. बिकॉज इट्स पॉसिबल कि अगर आप लेट्स से tax related data से deal कर रहे हैं, then it's not going to be the same as healthcare data, because healthcare data बहुत ही highly sensitive होता है. अगर आप immediately ये देखेंगे कि एक मॉडल ने 58% परफॉर्म किया हेल्थ केयर डेटा पे, then it's not implied कि ये हर डेटा सेट पे बराबर परफॉर्म करेगा, because health care data is very difficult to handle. अगर आपके पास लो सेंसिटिव डेटा है, then the model might perform even better on that. Afterwards, finally, you're going to look at the results of the model or whatever use case you have. इसके अंदर एक टर्म होती है बेंचमार्क डेटा सेट, बेंचमार्क या गोल्डन डेटा. This is the ground truth that you have. जो गोल्डन डेटा होता है, it represents what you want your model to achieve, और आपकी जो predictions होती है उसको आप किसके साथ कंपेयर करें. तो एक बड़ी कॉमन टर्म है. साथ ही बेंचमार्क्स डेटा सेट का भी साथ ही एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एंड दोज आर सम वेरी क्रेडिबल पीसेस ऑफ डेटा सेट्स जो मार्केट के अंदर ओपन एआई हो या फिर छोटे से छोटा पब्लिशर हो, उन्होंने एक्नॉलेज किया होगा कि दिस इज अ डेटा दैट्स वर्थ रिलाइंग ऑन, और इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो प्रॉपर की है, इसकी जो आपने जो नॉइज रिमूव करनी होती है, उसके प्री प्रोसेस करना होता है डेटा को, वो रिलायबली किया गया है. सो अगर कुछ इस तरह के बेंचमार्क्स डेटा सेट्स आप प्रेफर करें, देन इट्स गोना बी अ वेरी गुड स्टैंडर्ड और बेसलाइन फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद. फिर आप मेट्रिक्स पे फोकस करेंगे और इवैल्यूएशंस क्या की गई, वेदर इन ट्रेडिशनल एआई एमएल, इन ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स आप एक्यूरेसी देखते हैं, आप प्रिसिजन, रिकॉल, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, बहुत सारे होते हैं. लेकिन ऑन दी रिसेंट मॉडर्न एआई एलएलएम्स, इसके अंदर जैसे बताया आपको कि ये टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन करते हैं, तो इसके अंदर थोड़े से डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं. आपने देखना होता है कि ये
कितनी करेक्टनेस है इसके अंदर, कितनी ग्राउंडेडनेस है उस रिजल्ट की, और बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स होते हैं दैट्स गोना बी एंटायरली न्यू टू यू। तो इनको इवेल्युएट करने के मेथड्स अलग होते हैं, इनको तरीका अलग होता है। तो you're gonna need to be get familiar with that. और फाइनली सजेशंस, जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन जरूर दी जाएंगी आपको फ्यूचर स्कोप के अंदर, कि कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट होगी कि हमने ये मिस्टेक की एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड हैव अवॉइडेड। तो ये बड़ी क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं जो आपने नोटिस जरूर करने। मूविंग ऑन, मैं अब थोड़ा सा बताऊंगा कि एआई जब आप इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग दे आर जस्ट टोल्ड यू कि क्या क्या आपको जरूर देखना चाहिए रिसर्च पेपर के अंदर, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग इन द बिगिनिंग, और इट्स वेरी इजी टू थिंक कि जब हम इस डॉक्यूमेंट चैट जीपीटी को या किसी और मॉडल को, और वो हमें समराइज करके बता देगा, इसकी की पॉइंट्स बता देगा, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू आर गोना थिंक ऑफ राइट ऑफ द बैट, एंड इट्स के आई वुड सजेस्ट आप शुरू में अपने, बिफोर यू गेट इनटू द इंडस्ट्री, बिफोर यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क टू परफॉर्म एट पार, एंड आपने बड़े क्रेडिबल रिजल्ट्स बड़ी तेजी से परफॉर्म करना होता है क्लाइंट्स के सामने, अपनी टीम के सामने। So this time that you have in during your graduation, uh, as an experiment, इसके अंदर if you use AI, that's fine. You may be getting more familiar with how these models work. But on the other end, मैं अब आपको दो रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको AI का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। And I'm going to encourage you कि आप एक रिसर्च पेपर लें, उसको स्टार्ट से एंड तक पूरा रीड करना है आपने, रिगार्डलेस आपको कितनी समझ आती है, इट डजंट मैटर, आपने उसको रीड जरूर करना वर्ड टू वर्ड। एंड टू थिंग्स दैट यू गोना कीप इन माइंड इज, सबसे पहले तो जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, सो व्हेन आई एम डीलिंग विद अ क्लाइंट एंड आई एम फेस टू फेस विद, तो he is not always going to be technical. Application बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में भी ये टिप्स आपको काम आएंगे। If the client is not technical enough, तो अगर टेक्निकल होगा तो बहुत फॉर्चुनेट होगा, वो आपकी बातें समझ सकता है और आपके लेवल पे जाके बातें कर सकता है। लेकिन अगर वो टेक्निकल नहीं है, then he is going to brag a lot. वो बहुत इधर उधर की बातें करेंगे। आप उससे कहेंगे भी ना कि मुझे प्लीज फ्रॉम अ डेटा साइंटिस्ट परस्पेक्टिव मुझे आप पॉइंट कर आउट करो चीजें, so it's not possible for him to do that because उससे पता नहीं डेटा साइंटिस्ट कैसे सोचता है या एआई इंजीनियर कैसे सोचता है, डेटा प्लेटफॉर्म इंजीनियर कैसे सोचता है, एमएल इंजीनियर कैसे सोचता है। You are going to have to be able to adopt this skill कि आप बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज एक्सेप्ट करें और उसमें से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपने जरूर फिल्टर आउट करनी है। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आप ठीक है क्लाइंट से आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर दी एंड देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिल्टर इट आउट। आपसे रिक्वायर्ड होता है कि आप रियल टाइम में उसके सामने राइट ऑफ द बैट उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उससे एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें कि आपके ख्याल में कहाँ पे उसकी जो उसने जो आपको डिटेल्स दी हैं ये डिटेल्स आर इरेलेवेंट है और ये डिटेल्स इरेलेवेंट है। तो आपने रन टाइम में इमीडिएटली आपने चीज़ें फिल्टर आउट करनी होती है। हाउ यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू दैट, एक मतलब स्प्लिट सेकेंड्स में आपने ये सोचना होता है, बताना होता है। ये तभी होगा जब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक इंस्टिंक्टिवली आप लोग भी इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें इररेलेवेंट होती है और इट्स ट्रू, इट्स वेरी मच ट्रू, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट होती है, बट यू वांट रियलाइज कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन की जाती है, अनलेस यू हैव एनकाउंटर्ड इट। तो दिस इज वन मेजर रीजन कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि टेक दिस टाइम ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, आप एग्जॉस्टिवली बैक टू बैक ढेर सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ें
रिगार्डलेस कि आपको कितनी समझ आती है, रिगार्डलेस कि वो कितने रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट मिल जाए तो दैट्स गुड, लेकिन उसको वर्ड टू वर्ड खुद से जरूर रीड करें एंड ट्राई टू फिल्टर आउट बाय योरसेल्फ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीज़न मैं सजेस्ट करूँगा एआई का इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट नहीं किए, एंड एक टर्म यूज की जाती है व्हेन यू आर वर्किंग विद चैटजीपीटी और एनी अदर असिस्टेंट, इट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आप उसको सवाल क्या पूछ रहे हैं, राइट? It's very, very important, and I think it's 60% at 70 to 80% weightage when it comes to LLM performance. आप क्या पूछ रहे हैं, उससे किस तरतीब में पूछ रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एक एनालॉजी देता हूँ कि ये जो LLMs है इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। You might think कि सिंपल सी इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि मुझे इस रिसर्च पेपर को समराइज करके मुझे की पॉइंट्स बताओ। A lot of times even मुझे अभी तक इंडस्ट्री में ये डिफिकल्टी फेस आती है कि आप उसे डॉक्यूमेंट देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन बाकी बहुत क्रूशियल होती है और वो एक सिंगल सेंटेंस होगा अक्रॉस 150 पेजेस, इट्स गोइंग टू चेंज योर होल पर्सपेक्टिव। इट्स पॉसिबल कि, एंड मैंने अपनी केस में देखा है कि पूरा एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट आया है एंड द क्लाइंट हैज मेंशन्ड कि देयर you are not allowed to use open source closed source models. So if you provide a simple instruction to an LLM कि मुझे summarize करके दे दो, it's very, very likely कि इस तरह critical information miss out कर देगा। So first of all मैंने आपको पहले बताया, you need to know, understand what's relevant and irrelevant, इसलिए इसको scratch से पढ़ा जाए। And secondly, you may not be proficient enough to subjectively ask कि आपको exactly क्या चाहिए। मेरी फर्स्ट टाइम उससे कहेंगे कि मुझे समरी प्रोवाइड कर दो, then you might notice कि इसने कुछ चीज़ें लीव आउट कर दी है, आप इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट मैंने आपको टिप दी, खुद से रीड करें एंड सी व्हाट्स रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट, फिर आप बेशक एआई का इस्तेमाल करें एंड सी व्हाट एआई थिंक्स इज रेलेवेंट। फिर आप दोनों को कंपेयर करें एंड देन यू एनालाइज कि आपके ख्याल में जो चीज़ें रेलेवेंट थी रिसर्च पेपर में और जो एआई ने रेलेवेंट बताई, देन यू गोना नोटिस कि एआई ने कहाँ पे फॉल्ट किया है एंड देन यू गोना लर्न कि मज़ीद उसको कैसे अच्छे तरीके से सवाल पूछना है। ठीक है, तो इसमें आई वुड नॉट से कि एआई बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, एआई टूल्स अपनी रिसर्च पेपर की इन्वेस्टिगेशन में। आप ये आप एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इसको ज़रूर एक्सट्रैक्ट करें इसके अंदर से कि आपके रिसर्च पेपर रिसर्च जो है उससे रिलेवेंट है या मैं अभी आपको इसका डेमो भी दूँगा। जो की टर्म्स हैं वो पहचानी जाए, क्या की टर्म्स है जो एआई के इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन आप उससे अवेयर नहीं। ऑन द अदर साइड जो आपको नहीं करना चाहिए इसके सिलेक्टिव समराइजेशन करने के शायद आप काबिल ना हो, बिकॉज यू कांट इंजीनियर गुड इनफ प्रॉम्प्ट्स। सो इफ यू गोना टेल इट कि आप मुझे पूरा रिसर्च पेपर समराइज करके दें, मुझे बताओ इसके अंदर इवैल्यूएशंस या इसके अंदर डेटा प्रिपरेशन कैसे की गई, इट्स गोइंग टू लीव आउट इंफॉर्मेशन। तो इवन अगर आप सिलेक्टिवली करेंगे इट्स ऑलवेज गोइंग टू लीव दैट इंफॉर्मेशन आउट। और फिर फाइनली नेवर एंडिंग रिसर्च ट्रेस बैक्स के रिसर्च पेपर्स के अंदर जब साइटेशन की जाती है दूसरे रिसर्च पेपर्स की, तो दे आर गोइंग टू मेंशन कि वो आर्टिकल पर लिंक देते हैं और उसके अंदर उससे जो कंट्रीब्यूशन ली गई उससे जो फ़ायदा उठाया रिसर्च पेपर से वो भी मेंशन करते हैं। सो यू आर गोइंग टू फाइंड योरसेल्फ ट्रेसिंग बैक, जो रेफरेंसेस होंगे वो कहेंगे कि हमने एक्स रिसर्च पेपर से एक खास हमने डिटेल उठाई, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं करेंगे। देन यू गोना वांट टू गो बैक टू दैट रिसर्च पेपर, फिर आप वहाँ से रीड करेंगे एंड उस रिसर्च पेपर ने भी मज़ीद दूसरे पेपर से
साइटेशंस ली होंगी। तो एक ही नेवर एंडिंग साइकिल भी चलता रहता है, तो इसको भी अवॉइड करते हैं। अगेन ये सारा कुछ अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि आप अभी जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप एग्जॉस्टिव रिसर्च पेपर्स अपने हाथ से करें जरूर। अब मैं केस स्टडी अब सामने लेके आऊंगा जो शुरू में आपको बताया गया था, जेमिनाई 1.5। मोस्ट रिसर्च पेपर्स जो हैं जो आप देखेंगे वो दूसरे पब्लिशर्स के होंगे, लेकिन बहुत कम रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं जो ये जो एआई इंडस्ट्री के अंदर शार्क्स हैं, जो मोनोपोली होल्ड करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो अपना रिसर्च पेपर एक पब्लिश करेंगे। और ये गूगल डीप माइंड का एक रिसर्च पेपर है जो कि अनलॉकिंग मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग के नाम से आता है। It's about 150 pages long, and again, it could be very overwhelming for any one of you at first sight. I'm not going to tell you कि इसके अंदर क्या है. I'm not going to explain that to you. I'm going to leave that part for you. I'm going to explain how you can make things easier for yourself with or without AI, और क्या key components है जिसके अंदर आपने जरूर you need to keep an eye out for. तो सबसे पहले तो एरियाज ऑफ फोकस आता है कि डोमेन नॉलेज जो है आपने वो हासिल करनी है। मे बी इफ you're familiar with AI, you know कि इसके अंदर रोबोटिक्स आते हैं, कंप्यूटर विजन आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आती है, लेकिन फिर इसके अंदर मजीद जार्गन्स आते हैं। मशीन लर्निंग आपने देखा तो इसके अंदर सुपरवाइज मॉडल आते हैं, ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम टर्म दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन there are also going to be a lot of terms in that research paper जो कि do not really matter because वो इतने large scale पे applicable नहीं होते। It's not something that you need to know. तो ये key terms कैसे identify करनी ये मैं बताऊंगा। और secondly आपने जानना है कि again कि आपका जो use case है उससे relevant है, is it worth proceeding with this research paper, उसके अंदर use case क्या है, उसके अंदर prompt क्या है, benchmarks क्या है, performance metrics क्या है, ये कैसे पहचानने। So I'm going to demonstrate that a bit. इसके 3 tools मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको। ChatGPT सबसे पहले आता है। अच्छा, first thing you gonna want to do is यहाँ पे options होती हैं and one of them is study and learn. एंड ये एक मेंटालिटी सेट कर देता है एजेंट की, जिससे वो समझ आता है कि यू आर स्टिल अ लर्नर इन दिस डोमेन। तो थोड़ा सा लेमन टर्म्स में भी एक्सप्लेन करना है। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड अ डॉक्यूमेंट, अपना रिसर्च पेपर अपलोड कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट अवे आस्क इट टू समराइज दिस। Let's ask it. So first thing you want to let it know कि अगर आप कोई बहुत ही टेक्निकल चीज लेके आ रहे हैं, मॉडल माइट थिंक कि आप भी उस लेवल पे हैं। आपने उससे बताना है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। यू नीड टू टेल इट कि ये एक बहुत ही रिनोन्ड पब्लिश पेपर है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक बिगिनर है, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो ये नीड टू लेट इट नो। मैं इसको एक फॉर्म दूंगा। आई एम अ सॉफ्टवेयर स्टूडेंट विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI/ML, and then provide me with a list of AI/ML terms from this research paper that I should be aware of Mazid in 2026. Because it's possible कि कुछ key terms outdated हों, लेकिन आपने उससे बताना है कि 2026 में रहते हुए what's relevant and what's not. Let's wait it a bit out.
अच्छा, ये कुछ टर्म्स इसने मेंशन किए हैं। सो इसने ये बता दी इनकी डेफिनेशन, और इसने आपको ये बता दिया कि दीज आर टर्म्स जो आपको सिर्फ इस रिसर्च पेपर से स्पेसिफिक नहीं, लेकिन अगर आप इस डोमेन में काम करें, एलएलएम्स के साथ आपका लेना देना होगा बहुत, तो यू नीड टू बी familiar with these terms. Maybe try being a little bit more specific इसके अंदर के आप एआईएमएल के अंदर किस डोमेन में काम करें, हेल्थ केयर है, आपका डेटा किस टाइप का है, तो ये आप कह सकते हैं. Let's see if this term is mentioned in the document. Hmm. Almost. Okay, let's try another one out. Multimodal models, model transformers. Let's say transformers. जो कि बहुत basic सी term है. Hmm. Either way, so what's going to happen is कि आपने इसको टैली जरूर करना है, जो भी यहाँ टर्म्स मेंशन्ड है उसको आपने देखना है कि वहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन्ड है. इट्स गोना मे बी से कि जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है शायद उसमें जिक्र हो लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत सारी अपनी मोटिवेशन लेके आएंगे कि हमने किन रिसर्च पेपर से इंसाइट्स ली, लेकिन इन दी एंड हमने इन दो से हमने मजीद इन दो के ऊपर आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया. सो जस्ट बिकॉज द रिसर्च पेपर मेंशंस इट, व्हाट आई मीन टू टेल इज इसको जरूर देखना आपने कि इसको यूज किया गया या नहीं किया गया. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू demonstrate with, but let's try out another example. What are key metrics mentioned? Again, it's going to point these out. और again, अगर आप study mode के अंदर इसको करते हैं, तो it's going to assume कि आप बिल्कुल beginner level में, और सिर्फ Damon Jones ने explain जरूर करेगा ये आपके लिए. So it's going to keep going on and on जब तक सारा list down कर लेता. मैं अब next example पे चलूँगा, जो क्योंकि ChatGPT बहुत ही typical सी example थी, and you're very familiar with it. The next is Anara. और ये स्पेसिफिकली बिल्ड किया गया है टू वर्क विद रिसर्च पेपर्स. व्हाट आई डिड वाज मैंने इसको अपलोड किया एंड इट सजेस्टेड मी अ फ्यू क्वेश्चंस. इट गिव मी अ समरी ऑन इट्स ओन एंड इट गिव मी अ फ्यू रिकमेंडेड क्वेश्चंस जो मैं इसको पूछ सकता हूँ. आई प्रोसीडेड विद आस्किंग इट अबाउट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स. तो व्हाट डिड वाज उसने हाइलाइट्स दे दी, लेकिन उसने साथ links भी दे दिए. It's going to scroll to that particular piece of excerpt in this document और बताएगा कि यहाँ से मैंने इसको उठाया है और इसको यहाँ पे summarize किया. So again, you can use this tool. It's particularly fine-tuned to work on research papers, not just any kind of document. And it also has some predefined parameters जिसमें आप इसे कह सकते हैं कि I want a performance analysis, I want a future recommendations that have been mentioned. तो वो आपके लिए इसको ग्रुप करके क्लासिफाई करके पहुंचा देगा. Third tool I'm going to mention is Google Notebook LM. It's kind of
the same as ChatGPT, but a little bit better if you want to work with research papers. The reason is कि जब ChatGPT को देते हैं ना कोई डॉक्यूमेंट तो उसकी अपनी भी एक डोमेन नॉलेज है, वो उस रिसर्च पेपर से हट के भी इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है. तो आई रिकमेंड यू यूजिंग ChatGPT if you want to gather general insights. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ChatGPT या कोई एजेंट उस रिसर्च पेपर से हट के कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ना लेके आए, बिकॉज आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यू आर गोइंग टू अज्यूम कि ये कोई और कॉन्सेप्ट लेके आए वो शायद उस पेपर का हिस्सा है, लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट. तो व्हाट गूगल नोटबुक LM डज इज आप जो से रिसर्च पेपर अपलोड करेंगे वो एंटायरली उसके अंदर से ही इंफॉर्मेशन फेच करके देगा. यू कैन क्वेश्चन एंड आंसर इट और वो सिर्फ उसके अंदर से इंफॉर्मेशन उठा के देगा आपको, no other sources of data. Mazid, what you can do is, if let's say you want to narrow down on a specific topic, let's say for instance the methodology. So I want, what is the methodology in this article? Here's the first benefit, ये entirely इसके अंदर से उठाएगा डेटा. सेकेंड थिंग इज कि ये आपको रेफरेंसेस देगा कि इसने जो इन्फॉर्मेशन उठाई है वो कहाँ से आ रही है उस एग्जैक्ट रिसर्च पेपर के अंदर से. द थर्ड थिंग, इफ यू वांट टू नैरो डाउन ऑन अ स्पेसिफिक सेक्शन, में आपको बताया उसके फीचर रिकमेंडेशंस होती है, डेटा सेट, ट्रेनिंग, मॉडल का आर्किटेक्चर, एब्स्ट्रैक्ट. तो अगर आपने एक खास चीज पे लेट्स से मेथोडोलॉजी पे नैरो डाउन करना, व्हाट यू कैन डू इज सेव दिस एज अ नोट, और ये इस डोमेन का, इस हिस्से का एक सेपरेट से डॉक्यूमेंट बना देगा. मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सोर्स में, व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज इसको इनपुट में फीड कर देगा, एंड मैं जो पूरा रिसर्च पेपर था उसको अनसेलेक्ट कर दूंगा. सिंस ये सिलेक्टेड है, अब मजीद मैं अगर से कहूँगा ना समराइज करो या मजीद किसी टॉपिक पे बात करो, तो वो सिर्फ इवैल्यूएशंस, सिर्फ मेथोडोलॉजी पे बात करेगा. और मेथोडोलॉजी के अगेन इवैल्यूएशन द सेफ्टी है, तो इट्स ओनली गोइंग टू कीप दैट इन माइंड. मजीद इसके अंदर और भी टूल्स हैं जिससे आपको ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दे देता है, इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स दे देता है. दैट्स गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू visualize the important elements of your research paper. जैसे कि इसने आपको दिखाया, इसने आपको बताया टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, इसने दिखा दिया कि कौन से मॉडल्स कंपेयर किए गए हैं, एंड टेक्स्ट इनपुट, ऑडियो इनपुट, वीडियो इनपुट, हर डिफरेंट डायमेंशन से इसने कैसे प्ले किया. और so again this is a very good tool to get you started with. And again, first and foremost, I'm going to insist and emphasize कि आप खुद से जरूर research करें. Don't jump right away to these tools that I just suggested you. So finally, if you have any questions, please ask away. That's all from my side. Yes, question. Okay, so we have a question in our chat. Which websites would you suggest for reading research papers? Some website gatekeep knowledge behind a paywall, like Nature. Again, अगर आप सिंपल से एक रिसर्च करेंगे, लेट्स से IEEE साथ आप कैच करें पब्लिक पब्लिशर का नाम, तो वो बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर देगा रिसर्च. तो अगर आप डायरेक्ट रिसर्च पर करेंगे राइट डाउन, तो वो डिफिकल्ट कर देगा इसको. मजीद एक और आप चीज़ करना चाहेंगे कि गूगल के अंदर देयर आर सेवरल options, but one of them is on the research side. For instance, Google Gemini 1.5, and usually क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन अनलॉक करनी होती है. बुक्स
के अंदर जाके. So books के अंदर जाके it's only going to refer to you the articles because यहाँ पे और भी आपके ऐसे नजर आ रहा है और भी options आ रही हैं. ठीक है. You could just type in research paper. ठीक है. और मोस्ट लाइकली इस तरह की वेबसाइट ये आर्काइव के नाम से होती है. बट अगर आप साथ अटैच कर लें इस पब्लिशर का नाम IEEE स्प्रिंगर, तो दे कैन हेल्प यू जंप राइट इनटू दैट. ऑल्सो दीज पेपर्स जो ज़्यादा रिनोन्ड होते हैं, चैट GPT के पास अगर वेब सर्च पे उसको एक्सेस करेंगे तो उनके पास एक्सेस होती है उसकी. दे आर अवेयर ऑफ दोस. आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे. Okay, so next question is how to determine the authenticity of preprints? Authenticity of Preprints. preprints. अच्छा, can you explain a bit preprints से क्या मुराद है आपका? Like जिस तरह आर्काइव के ऊपर लोग राइट अप लिखने के बाद पब्लिश होने से पहले प्रीप्रिंट्स अपने डाल देते हैं ना. I guess he wants to state that. Okay. मैं थोड़ा सा clarify करना चाहूँगा what you mean to say by preprint is एक sort of a preview जो होता है आर्टिकल का. Is that right? Khizr, can you please turn on your mic or list down the text what you wanted to ask? If it is the same preprint जो मैं कह रही हूँ या it's something different? Yes, it's like pretty much same like वो archives जो अभी peer review नहीं हुए या concepts में present नहीं हुए. I didn't catch that. Sorry, repeat करें. Like I guess जो पब्लिश होने से पहले पीयर रिव्यू के ऊपर होता है ना एक रिसर्च पेपर, और आर्काइव के ऊपर लोग पब्लिश कर देते हैं कि अच्छा राइटअप है हमारा, पब्लिश होगा तो देखी जाएगी. तो आई गेस ही इज आस्किंग कि व्हाट्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ देम, लाइक दोज आर्काइव्स व्हिच आर नॉट yet peer reviewed or conference passed. I don't think I've ever come across a research paper again. जो मैंने आपको publishers list down किए, most research papers जो credible होंगे और authentic होंगे वो इन्हीं के होंगे. उनका इतना exhaustive process होता है publish करने से पहले कि it requires your findings to be cemented. तो उसकी गुंजाइश बचती नहीं है. So you don't have to worry about कि इसमें कितने अच्छा इन्होंने काम किया और कितना काबिल एतबार है. Okay, so another question we have, to learn AI/ML, do you recommend to start from basics and foundations, starting from linear regression and gradient descent, basically the NG courses, or do you recommend us to directly go to RAG-based and agentic AI development side? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी कि यू आर सजेस्टेड के टू डाइव डीप इनटू रिसर्च, पर उसको खुद से जरूर पढ़ें और फिर आप बेशक AI का इस्तेमाल करें. अगर आप राइट ऑफ द बैट डायरेक्ट AI एडवांस्ड AI कॉन्सेप्ट्स RAG फॉर इंस्टेंस उसमें जंप करेंगे, उसमें यू गोइंग टू मेक सम मिस्टेक्स. मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर LLM को समझना हो how it behaves, how it thinks, so think of it like a new different kind of species. एक नया इंसान है, एक नई species breed है और आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, and you need to understand कि आपने उससे एक बात का जवाब निकलवाना है. तो आप इसको assume कर लें एक नए शख्स से आप मिलते हैं, आप उससे बात करते हैं, आपने उसका टेम्परामेंट जानना है, आपने देखना है उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उसकी क्या वीकनेसेस है, उसके बात करने का लहजा क्या है, और उसका हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है. इसी तरह से हर LLM, हर AI एजेंट का अपना तरीका होगा बात करने का. आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उस शख्स के साथ. यू मे इवन वांट टू स्टेप ऑन सम टोज, राइट. थोड़ी गलतियां करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी. इन LLMs के साथ सेम चीज़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो वन वे टू गो अबाउट इट इज, अगर आपने डायरेक्ट ट्रैक के अंदर जाना है तो spend a lot of time in prompting and getting information out of it in the first attempt. ठीक है. तो on the other hand, अगर आपने
क्लासिक मशीन लर्निंग से ट्रेडिशनल एल्गोरिदम से स्टार्ट करना है तो उसका फ़ायदा एक बहुत बड़ा ये होगा कि एक तो ऑब्वियसली आपकी जो प्ले फील्ड है वो एक्सपैंड हो जाएगी लेकिन those models allow you a lot of space to make mistakes because वो technically बहुत ज़्यादा challenging होते हैं और उसके अंदर आपके जो cognitive skills required होती हैं बहुत ज़्यादा सारी आपने parameters के साथ आपने play करना होता है तो it gives you a lot of place to experiment and simultaneously आप वो skills gain करते हैं तो आप उनको instinct बना लेते हैं अपनी तो ये इसका एक प्रो है तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स आप कितनी जल्दी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं हाउ सून यू आर गोइंग टू बी ग्रेजुएटिंग तो either way I'm going to suggest if you have time exhaustively work on these models from scratch इनके आर्किटेक्चर को जरूर देखें इनके एल्गोरिथम को जरूर देखें don't just read it try to visualize it as much as you can. Okay, so Aliza, it's your turn. Please ask your question. Okay, I want to ask, as a beginner, where do you think we should, if we want to learn a topic, where do you think which research papers should we read first and what topics should we read first about the topic? Because there's so much information and we don't know how to start with it. That's the first question. And the second thing is, if you are working with a researcher and they are non-technical, and they are like just wanting you to do their work, how can you ask their requirements or specifically get the deal with non-technical people, clients, you can say. Okay, to answer your first question, you asked कोई भी रिसर्च पेपर कैसे सिलेक्ट किया जाए अगेन it won't be very easy to do अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं अगर आप इसको बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे शुरू में ठीक है तो मिस्टेक्स की गुंजाइश आप में रखी यू कांट प्रोग्रेस विदाउट इट तो गिव योरसेल्फ सम टाइम रिसर्च पेपर्स चुने उनको रीड करें स्क्रैच से मेक मिस्टेक्स इट्स वेरी एसेंशियल टू दैट जब मिस्टेक्स करेंगे साथ प्रिडिक्ट करें कि इस रिसर्च पेपर के अंदर क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है फिर आप साइमल्टेनियसली एक एआई टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं यू कैन आस्क इट आपका यूज केस क्या है और इसके अंदर से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है और जब आप उन दोनों फाइंडिंग्स को साइड बाय साइड रखेंगे कि एआई ने तो ऑब्वियसली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी लेकिन जो आपने प्रेडिक्शन की थी आपको लगा कि ये खास इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है लेकिन उस एलएलएम ने नहीं आइडेंटिफाई किया देन यू गोइंग टू रियलाइज यू मेड अ मिस्टेक then you're going to analyze कि आपने mistake क्यों की why did you think ये piece of information important है नहीं ये important है and same goes vice versa so give yourself some time randomly research papers पढ़ें I recall my research my FYP was research based and we spent 40% of the time of the entire year reading research papers so and it's going to be very beneficial for you because जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फालतू की होगी तो ये एक डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच द सेकंड क्वेश्चन यू आस्क कि आप अगर एक नॉन टेक्निकल रिसर्चर के साथ काम कर रहे हैं लेट मी rephrase this question you want to know कि अगर एक नॉन टेक्निकल बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो आप कैसे उसमें से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट करते हैं इज दैट राइट जो आपसे रेलेवेंट होती है Yes, exactly. There's no easy way to answer this again it's not possible unless आपको टाइम दिया जाए ठीक है कुछ चीजें ना you know कि बहुत सारे मॉडल्स आप इस्तेमाल करेंगे ब्लैक बॉक्स I hope you know what black box means कि you can't look into their algorithm their architecture you just
have to rely on their performance. जैसे ChatGPT हो गया, it's completely closed source. तो ऐसे दौर में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ट्रेडिशनल ML मॉडल के साथ काम करेंगे ना, और जिसने पहले सवाल पूछा था आपसे पहले, तो उसको भी एक अच्छा जवाब मिल जाएगा कि अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल्स के साथ काम करेंगे, यू नो देयर एल्गोरिदम, और उसको जहन में रखते हुए अगर आप उससे एक इनपुट देते हैं एंड कंसिडरिंग इट्स एल्गोरिदम, यू प्रेडिक्ट कि ये ऐसे आउटपुट आएगी, तो आपको आपकी एक समझ बन जाती है. आप ब्लैक बॉक्स मॉडल के साथ काम करते हैं, इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम. तो अब जब हम क्लाइंट्स के सामने जाते हैं, बहुत दफा ऐसे होता है, बल्कि 60% ऑफ द टाइम्स यू हैव अ गट फीलिंग, बिकॉज आप ब्लैक बॉक्स मॉडल के साथ काम कर रहे हैं. ही इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ न्यू यूज केस. ही इज गोइंग टू से कि मैं चाहता हूँ जो हेल्थ के डेटा है जेमिनी 1.5 नहीं 2.5 पे चलाओ. यू मे हैव वर्क विद 1.5, 2.5 के साथ काम नहीं किया हुआ, तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी गट इंस्टिंक्ट कहती है कि नहीं, ये काम कर जाएगा, और ये इसकी परफॉर्मेंस मेट्रिक ये वाला इम्प्रूव करेगा, ये वाला इम्प्रूव नहीं करेगा, ये हेलुसिनेट ज़्यादा करेगा. इसके अंदर तो 60% ऑफ द टाइम्स एक आपकी गट फीलिंग काउंट करती है, इंस्टिंक्ट किक इन करती है. ये इंस्टिंक्ट आपने डेवलप करनी है ना, तो आपको अगेन ट्राई वर्किंग विद मॉडल्स दैट have their algorithms exposed. तो इससे आपको एक मौका मिल जाएगा कि उनके एल्गोरिथम सामने रखते हुए इनपुट दी, आउटपुट क्या नहीं चाहिए, आपने जो प्रेडिक्शन की कि इसने ऐसे आउटपुट दी, और जो आउटपुट आई, यू गेट टू मेजर द गैप, द एरर. ठीक है, तो ये आपके अंदर बड़ी एक अच्छी स्किल डेवलप कर देता है. इसी तरह से जब आप क्लाइंट के सामने जाते हैं, रिसर्चर के सामने जाते हैं, इमीडिएटली आपने कैलकुलेट करना होता है कि क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, और ये एक गट फीलिंग, ये एक इंस्टिंक्ट होती है. बहुत दफ़ा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इवन ऐसे होता है, मॉडल जेमिनी का आपने किया हुआ है काम सारा, आपने पूरा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम किया हुआ है, हर टूल के साथ, लेकिन ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट ओपन एआई. तो यू कैन रिलेट कि दोनों LLMs हैं. इट विल टेक some experimentation prompt engineering के थ्रू एक जायजा लेने के लिए कि वो कैसा बिहेव करता है, लेकिन you're 70% there. You can't claim in front of him कि यार तुम चाह रहे हो, मैंने कभी किया नहीं हुआ. You can claim कि मैंने मेरा अंदाजा है कि ये अच्छा कर जाएगा परफॉर्म जो तुम चाह रहे हो. तो give yourself some time, and again जो आपके पास यूनिवर्सिटी में एक बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंट करने का, use it to experiment exhaustively. Thank you so much. Okay, I have 2 questions. I will ask about benchmarks जो आपने पेपर के अंदर डिस्कस किए, थोड़ा सा उसके बारे में I would like to know. और दूसरा I would like to know about डेटा सेट्स के जो डेटा सेट्स होते हैं वो कौन से पेपर्स के ज़्यादा रिलायबल होते हैं, दैट वर्कशॉप पेपर्स या फुल कॉन्फ्रेंस पेपर्स, और इसकी ह्यूमन वेरिफिकेशन डेटा सेट के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. सेकंड वन आई एम गोइंग टू आस्क यू टू रिपीट आफ्टरवर्ड्स. So first one है benchmarks. For instance, हम इस जेमिनी के सर्च पेपर में जाते हैं, तो there is a section for evaluation. If we look through it a bit, तो ये बताएगा इसने evaluation की तो कौन सा डेटा यूज किया. Let me find it. Just a second. For instance, we also construct an internal benchmark for chart and diagram understanding. We created better chart QA. So this is a benchmark. ठीक है, और benchmarks जो होते हैं, they are, again मैं repeat करता हूँ कि ये properly structured data sets होते हैं. These are openly available और different sources के through available होते हैं. Also they're available through Kaggle. Kaggle एक website है जो data sets provide करती है, तो some of them are available through those. और ये benchmarks हैं जो
टॉप जो शार्क्स आपके इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया हुआ है। तो अगर आपने पहचानना है इन्हें तो बेटर टू यूज देम जो साइटेड हो, रिसर्च पेपर्स के अंदर ऑलरेडी इनका जिक्र हो। और रिसर्च पेपर अगेन एक प्रीरेक्विजिट आपका रिसर्च पेपर अच्छा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिशर का। Does that answer your question? Yes, it does. The second question was regarding dataset. कि dataset कौन सा वाला ज़्यादा reliable होता है, जो workshop papers होते हैं उनका या फिर जो full conference papers होते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि human verification एक manually built dataset के अंदर कितनी importance होती है और कितनी होनी चाहिए। So I'm not entirely sure what you mean by workshop papers and full conference papers. थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? Okay, so workshop papers इसी तरह होते हैं मेजरली, जैसे प्रीप्रिंट्स हो गए या नॉट दैट मच डिटेल्ड, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि someone did some part in it और वो पब्लिश हो गया, बट दैट इज द रिसर्च पेपर। बट बिसाइड दैट फुल कॉन्फ्रेंस पेपर इज जैसे अभी हमने जेमिनाई का पढ़ा, लाइक प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिसर्च पेपर। ठीक है ठीक है ठीक है। हम जो इंडस्ट्रियल शार्क्स होते हैं इनके रिसर्च पेपर्स ये बहुत ही कम मिलेंगे, मे बी गिन गिना के कोई टोटल 50 होंगे, लेकिन दूसरे रिसर्च पेपर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे तादाद में। तो इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। जो टिपिकल रिसर्च पेपर्स होते हैं और जो मतलब गूगल के नहीं होंगे, ओपनएआई के नहीं होंगे, उन्होंने साइटेशंस अगर की होंगी ना तो वो साइटेशंस आपने ज़रूर देखनी कि ये रिलायबल हैं, तो उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर देखना कि अगर वो रिसर्च पेपर जो लिखा गया है उसको मज़ीद कितने रिसर्च पेपर में साइट किया गया है, उसको मज़ीद कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। तो बेसिक्स में आपको बस ये टू स्टार्ट विद ये देखने की ज़रूरत है, लेकिन यू डोंट नीड टू सी के वर्कशॉप वाला है कॉन्फ्रेंस वाला है। Either way you can include it in your research, और as long as you can show कि ये reliable है। Again जो मैंने आपको बताया पब्लिशर्स के नाम, तो उनके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अगर इनसे डायरेक्टली यूज करेंगे इट्स वेरी रिस्की, उनकी इतनी सॉलिड नहीं फाइंड। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि वी ऑल नो कि डेटा सेट क्रिएशन और उसे मैनुअली एनोटेट करना इज अ बिग थिंग। तो इज देयर एनीथिंग कि हम उसे कितना वेरिफिकेशन, ह्यूमन वेरिफिकेशन को रिलायबल समझे इन आवर डेटा सेट? आप डेटा सेट की वेरिफिकेशन की बात करें तो फॉर इंस्टेंस आपने एनोटेशन कहा, you're annotating some data, तो उसकी वेरिफिकेशन आपने खुद से करनी है या आप चाह रहे हैं कि मैनुअली एनोटेशन होनी है ना, तो व्हाट शुड बी द परसेंटेज वी शुड कंसीडर कि अच्छा आप फॉर एग्जांपल 5000 6000 आर्टिकल्स हैं वो मैनुअली एनोटेट नहीं कर सकते? ठीक है, there's no easy way to answer this, it must be above 90%। अगर आप ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं मॉडल को तो 100% के करीब होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल। 90 से नीचे जाने चाहिए, इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अगर आप उसे ट्रेन गंदा करें तो वो इनफेरेंस पूरी करेगा। अगर वो इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स, अगर आप 0.9 एक्यूरेसी के साथ उसे ट्रेन करें तो जो आप ट्रेनिंग कराने के बाद प्रेडिक्शंस कराएंगे तो इट्स मल्टीफोल्ड, 0.9 टाइम्स 0.9 तो 81% एक्यूरेसी हो जाएगी। मजीद उसको अगर सेम गंदे डेटा सेट पे ज़्यादा ही फॉक्स के साथ या ज़्यादा इटरेशन के साथ ट्रेन करेंगे तो उतनी उसकी एक्यूरेसी मजीद डिक्रीज हो जाएगी। इट्स गोइंग टू बी लाइक 0.9 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 4। तो 90% से कम तो एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर आप नहीं। Yes, it did answer my question. There is a question in the chat. What's the most common mistake beginners make when reading papers? It's the most common mistake. Most
कॉमन मिस्टेक मैंने पहले भी हाईलाइट की थी, वो ये थी कि इफ यू रीड द एब्स्ट्रैक्ट, इससे आपको बहुत जनरल आइडिया मिल जाता है, एंड देन यू गोइंग टू गो थ्रू इट्स इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने बताया होगा आपको कि इन्होंने दूसरी कौन सी रिसर्चेस से फ़ायदा उठाया और उनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने वैल्यूबल समझी। Just because they mentioned a research paper does not mean it was helpful to them. अगर आपके पास let's say 5 pieces of information है, आपका उन पे opinion होगा कि ये useful है, ये useful नहीं है। Either way you're going to mention it in your paper कि ये 3 papers हैं जिन पे past में काम किया गया है, लेकिन ये हमारे काम से related है। ये जो research papers हैं जो relevant थे, so we're going to move forward with those. So this is a very common mistake. Just because उसका यहाँ पे reference दिया गया, उसका यहाँ पे link दिया गया, and you're going to go to the append the references at the end. So यहाँ से top articles भी चुनिए जाते हैं जो order में होंगे, तो उनको direct research papers को उठाया जाता है, उनके अंदर जाके आप content उठाते हैं। So this is one way to go about it. लेकिन again you have to see कि आपकी use case से relative है। Just because आपने let's say मैंने mention किया कि गलत research papers ही पढ़ें, ठीक है, और randomly read करें, गलती करें ज़रूर, फिर उसको आपने mention भी करना है। If you're working on a cancer detection model, ठीक है, so you're going to work on cancer models, उनके research papers होंगे जो breast cancer related होंगे, जो brain cancer related होंगे, जो eye से related होंगे, different types of cancer होते हैं। आप पहले उन research papers को पढ़ेंगे, and then maybe आप अपने final project के second half में converge करते हैं। We're going to go with this type of cancer because इस पे हमें फील हुआ है कि यहाँ पे एक गैप है और ये गैप हम फिल कर सकते हैं। So it's all not going to be flowers and colorful in the beginning. ठीक है, तो again आपने research papers का जिक्र जरूर करना है जो भी आपने इस्तेमाल किए, इनसे insights ली, but ये जरूर देखना है कि किन से फायदा उठाया। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन आ गया, कैन वी टेक इट? टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। Sure, no problem. How to select an idea for FYP if you are going towards research based? Kindly keep it kind like layman is my technical knowledge about research paper is somehow limited. I'm very glad ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि आइडिया कैसे सिलेक्ट करें FYP के लिए if we are going towards research based FYP Search पे for undergraduate? ठीक है, I'm very glad ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चाहे रिसर्च बेस्ड हो चाहे रिसर्च बेस्ड ना हो, आपने रिसर्च साइट पे क्या होता है कि 40% of the time of your entire year you're going to spend on research. मेरा जब ना फाइनली भी रिसर्च बेस्ड था, तो आई नो दिस, उसमें एम्फसाइज किया गया कि आप डॉक्टर रिसर्च पेपर्स पढ़ें और जीपीटी तो होता नहीं था, तो it was a test of patience at that time. So if you want to see क्या किस तरह का आइडिया आपको लेना चाहिए, सबसे पहले तो you need to be in touch with the market. ठीक है, आप लिंक्डइन पे इन टच रहें इंडस्ट्री के साथ, क्या रिसेंटली टूल्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, यूज केसेस क्या हैं जो फुलफिल हो रहे हैं क्लाइंट्स के और कंपनीज के। और वैसे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज टू कम अप विद द आइडिया। मोस्ट यूजुअली क्या होता है, यू टेक एन ऑलरेडी वर्कड अपॉन यूज केस और आप उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। आप एक एग्जिस्टिंग मॉडल ले लेंगे, LLM ले लेंगे और उसको एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगेन यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक नया काम करने जा रहे हैं, बट यू हैव टू सी क्या ये कोई
कोई नीड पूरी कर रहा है किसी की, क्या इसकी जरूरत भी है या ये फालतू में? इफ यू गोइंग टू क्रिएट फॉर इंस्टेंस अ रैंडम क्वेश्चन क्रिएटर, it doesn't make any sense. If you're going to create a computer vision model, जिसमें एक एजेंट लाइव फीड लेगा, वीडियो फीड, और उसमें डिटेक्ट करेगा कि रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, इट डजंट मेक सेंस. आपने यूज केस जरूर प्रोवाइड करना है, देखना है कि ये किसी को फायदा किससे पहुंचाएगा. अगर इस पे कोई इसको कोई हार्डवेयर इसको कोई ऑब्जेक्टिफाई करता है, ठीक है, टेंजिबल टर्म्स में ले आता है, तो उसके साथ यूज केस जरूर अटैच करना आपने. तो ट्राई टू फाइंड गैप्स इन द मार्केट, एंड इफ यू डोंट फाइंड एनी गैप्स तो यू कैन जस्ट चूज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस, और उसमें आप मजीद एडिशन कर सकते हैं. लेकिन अगेन कीप इन टच विद द मार्केट, join channels, follow them on LinkedIn, on YouTube. Also ये channels जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा extra information भी देते हैं, ठीक है. It's easy to get lost into them, तो उससे भी नहीं घबराना, ठीक है. Select just a few in the beginning and try to keep up with them, ठीक है. Try to build a habit of going through them 15 to 20 minutes every single day. 15 minutes is very good. That's something I do to this day. और कोई भी नया मॉडल रिलीज होता है तो आई एम ऑलवेज अप टू डेट विद इन सेकेंड्स. तो ट्राई टू डू दैट फॉर योरसेल्फ, ठीक है. कोई भी नया यूज केस आया, इफ यू से आई कैन शेयर अ फ्यू पेजेस विद यू ऑन लिंक्डइन, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. Yes. Stay in touch, identify use case, and then work on it. Yes, must share. I'll make sure in the community. And the last question in the chat is, if the accuracy of the model start decreasing while increasing the inputs or dataset, what is the better approach to change the dataset or to make changes in model design? If you're increasing the data set size, और मॉडल पूरा परफॉर्म कर रहा है, आपका जो डेटा सेट है, यू नीड टू सी कि कितना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है. सबसे पहला इशू आता है आपके डेटा सेट के अंदर. मैंने आपसे जिक्र किया पहले कि जो डेटा होता है, ये जो बेंचमार्क डेटा सेट्स है, तो ये ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है. आपने इनको क्लीन करना होता है, आपने इंपॉर्टेंट फीचर्स चुनने होते हैं, आपने एग्रीगेशन करानी होती है, ज्वाइन कराना होता है, कंबाइन कराना होता है. तो ये बहुत बड़ा पिटक है. सबसे बड़ा इशू आता है डेटा प्रेजेंटेशन के अंदर. सेकंड इशू आता है कि आपने उसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स शामिल किए हैं, डज इट हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट. तो सबसे पहले डेटा को इन्वेस्टिगेट किया जाए, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन लुक इनटू द मॉडल. ये भी हो सकता है कि द मॉडल इज नॉट एबल टू perceive the data set the way you want it to. For instance, अगर आपके पास टाइम सीरीज डेटा है, बाय टाइम सीरीज आई मीन कि उसके अंदर टाइम स्टैम्प्स है, डेट है, ईयर है, मंथ है, और आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो इस चीज को समझता ही नहीं है, उसके लिहाज से अगर आप उससे देंगे आवर नंबर 1 एंड आवर नंबर 2, उससे नहीं समझ आएगी कि इसमें 1 घंटे का या 60 मिनट्स का डिफरेंस है. इफ यू गोइंग टू गिव इट hour number 23 and hour number 0, not understand कि ये midnight और रात के 11 बजे में 1 घंटे का फर्क है, ठीक है. उससे सेंस नहीं है इस चीज की. तो मॉडल को जरूर इन्वेस्टिगेट करने कि जो आप डेटा उससे फीड कर रहे हो, क्या मॉडल उससे समझ भी सकता है या नहीं.